नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 21 फरवरी 2023 को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। उसमें नेट जेआरएफ योग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है। उसकी वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। अभी हम पार्ट 2 करेंगे। जैसा कि बच्चों ने बताया है कि क्वेश्चन ऐसा आया था, बच्चों ने जैसे जैसे क्वेश्चन बताए हैं उसके हिसाब से ही हमने क्वेश्चंस को अरेंज किया है। भाषा थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, परंतु आप थोड़ा सा जो है इन प्रश्नों को अगर आपने एक्चुअल में अटेम्प्ट किया है एग्जाम में तो आपको जरूर आता होगा और उनका मीनिंग भी पता होगा और इनके एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 32 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अभी हम 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। योगी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुसार सीधे खड़े होकर के ग्रीवा ऊपर करके नेत्र खुले रखते हुए आसमान की ओर देखते हुए तेजी से श्वास प्रश्वास करना माने अंतर्श्वसन बहिश्वसन करना क्या कहलाता है? बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। उन्होंने अपनी पुस्तक सूक्ष्म व्यायाम में इसको एक्सप्लेन किया है, तो यही राइट आंसर होगा। इसमें कॉमन सेंस का प्रश्न नहीं है, एक्चुअल में अगर बुक पढ़े तो आपको उत्तर आता होगा। तो ये प्रैक्टिसेस जो है आपको नेक्स्ट टाइम करनी है पर डे। याद करने से अच्छा कि आप प्रैक्टिसेस को अपनाएं ताकि आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिले और साथ में जब प्रैक्टिसेस हम करते हैं रेगुलर कुछ तो हमें जल्दी याद हो जाती है, दिमाग में जल्दी बैठ जाती है। तो इन प्रैक्टिसेस को पढ़ करके आप जरूर करना। नेक्स्ट एग्जाम जल्दी होने वाला है तो उसके लिए आप तैयारी रखें अपनी खूब तरीके से। आर्य अष्टांगिक मार्ग आया था, बौद्धिस्ट का मार्ग माना जाता है अष्टांगिक मार्ग। इसमें दुखों के ऊपर चर्चा की गई है और इनमें जो ऑप्शन पूछे गए थे उन्हीं को मैंने अरेंज कर दिया गया है। पहले 5 ऑप्शन जो थे उनको अरेंज करना था। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका। आगे अगर बात करें तो व्यायाम होता है, स्मृति होती है और समाधि होते हैं। वो आपके ऑप्शन में नहीं थे तो वो हमने ऑप्शन में नहीं रखे हैं। ये पहले 5 जो अरेंज करने थे। सिंपल सा प्रश्न था अष्टांगिक मार्ग का। फिर आपको सूची 1 और सूची 2 दो मिलान करने आए थे। सूर्य भेदी को कहा जाता है वात को हरने वाला क्योंकि गर्म होता है। उज्जाई कफ दोषों को नाश करता है। शीतली ठंडा होता है, पित्त दोषों को नाश करता है। और भस्त्रिका जो होता है त्रिदोषों को नाश करने वाला होता है। आज ये प्रश्न आपसे अलग अलग करके पूछा गया, कल को आपसे एक साथ पूछ लेंगे। तो ये आपका एक तरह से आयुर्वेद से जोड़ दिया। ये आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट होता है वात पित्त कफ, वहां से ये प्रश्न बनाया था इन्होंने, तरीके से क्वेश्चन बनाया। और ये लगता हमें है कि ये हठयोग से प्रश्न है तो मिक्सअप कर दिया इसको। आगे एक श्लोक दिया गया था अन्यत श्रेय अन्यत उत एव प्रिय। इस प्रकार से खुल करके ये श्लोक दिया गया था संधि विच्छेद करके, परंतु एक्चुअल में ये जो श्लोक है वो कठोपनिषद का प्रथम अध्याय के दूसरी वल्ली का प्रथम जो मंत्र है वही है। तो उसको अलग अलग करके दिया था तो थोड़ा समझ नहीं आया, परंतु ये साथ में देखेंगे तो ये श्लोक जो है आपका कठोपनिषद का होना था, ये राइट आंसर होना था। आगे बात करें निरुपक्रम किसका प्रकार है, इस प्रकार से प्रश्न किया गया था योग सूत्र से। तो मैंने पहले ही बताया कि योग सूत्र से अगर आपको प्रश्न ठीक करने तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो जो विद्यार्थी सोचते कि हम बिना रटे कर लेंगे तो वो एक वहम है, क्योंकि योग सूत्र में एग्जामिनर ऐसी बात पूछ लेता है कि जो सोचते भी नहीं है हम। तो जैसे ये सूत्र अगर जिसने पढ़ा था तो एक सिंपल है, सोपक्रमम निरुपक्रमम चय कर्म, सूत्र में ही आया हुआ है। तो ये कर्म है एक तरह से, सोपक्रम शीघ्र फलदायी और निरुपक्रम जो धीरे धीरे फल देते हैं। मतलब कि आज आपने पढ़ाई की तो आपको हो सकता है 10 साल बाद में उसका रिजल्ट मिले। आपने पहली दूसरी 10वीं तक क्लास पढ़ाई की और उसका बहुत जा करके आगे फल मिलता है, तो निरुपक्रम हो गया। तो ये दोनों कर्मों के प्रकार है, तो ये कर्म है। इस प्रकार से ये उत्तर देना था। आगे काय संपत्ति पूछा गया था, उसमें सूत्र अगर याद था तो हो जाता था उत्तर। प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, यहाँ से प्रश्न पीवाईक्यूज में इतनी बार डेवलप डिस्कस किया। जिसने पीवाईक्यूज मेरे किए हैं अच्छे से, पीवाईक्यूज जिन्होंने परचेज किया था तो उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। लगभग सारे के सारे 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज के टच से आए हैं सारे के सारे। या तो एज इट इज आ गए कुछ पीवाईक्यूज 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गए डिट्टो लैंग्वेज में, और कुछ उनसे ही बने हुए आए हैं। जैसे काय संपत्ति बहुत बार डिस्कस किया है, वहीं से आया है। तो रूप लावण्य बल वज्र सहनन, ये 3 ऑप्शन आपको कूट चूज करने थे तो तीनों आपके राइट हो गए। 2 अलग ऑप्शन थे वो गलत होंगे शायद। तो शिव संहिता में नियम पूछे गए थे, तो शिव संहिता में नियम के लिए श्लोक आता है धृति क्षमा तपः शौच ह्रीमतिर गुरु सेवनम सदैतानि परम योगी नियमानि समाचरित। इस प्रकार से ये ऑप्शन दिए गए थे जैसा बच्चों ने बताया। तो इनमें से आपको चूज करना था धृति, जहां पर भी था आपके एक्चुअल एग्जाम में, क्षमा चूज करना था आपको और शोच चूज करना था। बाकी चीजें इसमें नहीं था, तो मैंने एक तरह से A-C-E यहां पर उत्तर होना था। एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है आपके ऑप्शन आगे पीछे हो, बट धृति होना था, क्षमा और शोच, ये आपका राइट आंसर होना था इसका। केन उपनिषद का प्रारंभ किससे होता है, पीवाईक्यूज का ही प्रश्न है एक तरह से। पीवाईक्यूज में किसी टाइम पर पूछ लिया था एक श्लोक बताओ सर ये कौन सा है, मैंने आपको याद करवाया था केनिशितम पतति प्रेषितम बन है, केन प्राण है प्रथमम प्रेति युक्त है, केनिष्टाम वाच विमाम व्यदंती चक्षु श्रोतक उदेवो युनक्ति। तो कहते हैं मन प्राण वाणी चक्षु और श्रोत्र मने कर्ण,
इनसे रिलेटेड ये पहला प्रश्न किया गया था। पहला सूत्र ही यही है, इसमें पूरा पूरा श्लोक पहला यही है। इसको हिंदी में लिख दिया इस बार, पहले संस्कृत में दिया था आपको एक बार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इस बार आपको हिंदी में दे दिया सिंपल लैंग्वेज में। तो एग्जामिनर प्रश्न को बनाने की कला रखता है अपने पास में, उसे प्रश्न बनाना है और वो एक ही चीज को हजारों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकता है। आपका काम है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप सिस्टमेटिक पढ़ें। हमारी आदत क्या है कि हम कहीं से कुछ मिल गया, कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, कुछ नोट्स पढ़ लिए, वो तरीका गलत है। उससे आपका जेआरएफ किस्मत अच्छी है तो हो जाएगा, अदरवाइज आपकी मेहनत से नहीं होने वाला। तो इसलिए अगर मेहनत से करना चाहते हैं तो आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। सिस्टमेटिक रूप से आपको या तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए या फिर कहीं ना कहीं कोई भी टीचर जहां भी आपको मिले आपके आसपास में बेस्ट से बेस्ट, उनको आप पढ़िए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि सिस्टमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा। या आपकी एमए चल रही है, मास्टर चल रही है, तो उस दौरान जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तो उस दौरान आप बेस्ट से बेस्ट पढ़िए। अदरवाइज आपका जेआरएफ या नेट आज की स्थिति में होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्जामिनर लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट टाइप की यूज करता है जो आप सोचते भी नहीं है। तो आपको सिस्टमेटिक डेप्थ में स्टडी करनी ही पड़ेगी। एक ही इलाज है अभी। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राणवायु का अभ्यास करते समय ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं? तो ध्यान बिंदु उपनिषद की बात करें या किसी भी उपनिषद या ग्रंथ, हठयोगी ग्रंथ की बात करते हैं, तो जब भी आपको पसीना आएगा तो वो तौलिए से नहीं पहुंचना। कहते हैं कि अपने ही अंगों में उसको मसल ले, मर्दन मतलब मालिश कर ले अपने अंगों में। जैसे पसीना आता है तो उसके अपने शरीर पर मसल ले, इससे धातु आदि पुष्ट होती है, रोग नहीं होते वगैरह वगैरह, संतुलन बना रहता है। माने इस तरीके से कल को इस तरीके से बात कर ली भी, क्यों करना चाहिए कि धातुओं का पोषण होता है ना, रोग नहीं होते विभिन्न प्रकार के। तो पसीना अंगों में मर्दन करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, चाहे किसी भी ग्रंथ के अनुसार पूछे कल को आपसे। फिर पूछा भगवत गीता के अनुसार क्रोध का परिणाम क्या होता है? तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बताया, PYQ ही है अपने आप में। तो क्या कहा था? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते काम है, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? सम्मोह होता है। तो सम्मोह, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया इस श्लोक से, आगे भी आता रहेगा। तो ये आपका उत्तर होना था कि क्रोध जो है सम्मोह होता है, मतलब एक तरह से मति भ्रंश हो जाती है पूरी तरह से आगे चल करके। तो ये ऑप्शन आपका ए जो भी जहां पर रहा होगा वही उत्तर होना था। आगे बात करें जाति देश काल में भिन्नता, PYQ था ये PYQ। ये PYQ पहले भी आया हुआ था, अलग तरीके से आया था, आज अलग तरीके से आ गया। जाति देश काल में अलग अलग भिन्नता होती है। आपको लगता है कि मेरे साथ आज ये हो गया वो हो गया, आपने कुछ ना कुछ अलग परिस्थितियों में अलग कंडीशंस में कुछ ना कुछ किया ही होगा जरूर, तो इस कारण से ऐसा हो गया। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा, उसने पक्का सर 10वीं 12वीं BA MA में अच्छे से कुछ काम नहीं किया होगा, बढ़िया तरीके से अव्वल दर्जे का स्किल्स डेवलप नहीं की होगी, तो नहीं मिल रहा रोजगार। तो माने स्मृति और संस्कार में कहते हुए चीजें सेव रहती ही रहती हैं। एक व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पढ़ा सर, वो रोजगार के साधन डेवलप कर रहा है, वो बना रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, माने उसने कुछ ना कुछ चीजें ऐसी की है जिसकी बुद्धि, उसकी स्किल्स उसकी विकसित हो चुकी हैं। स्मृति और संस्कार में कहते एक रूपता रहती है। जाति देश काल परिस्थितियां कहते आपकी भिन्न हो जाएं, परंतु आपको रिजल्ट जैसा मिलना था आपके कर्मों के अनुसार वैसा ही मिलेगा। तो ये चौथे अध्याय का 9वां जो सूत्र है, फेमस था, इंपॉर्टेंट था, बहुत ही जरूरी था। इसके बाद में कृत कारित अनुमोदित का संबंध किससे है? ये प्रश्न सभी बच्चों ने अलग अलग तरीके से बताया है। अगर ये प्रश्न ऐसा ही है तो इस प्रश्न का उत्तर होना था वितर्क। आपके ऑप्शन में था कि वितर्क का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता, मतलब वितर्क जो होते हैं हिंसा आदि होते हैं, और ये हिंसा आदि हम खुद भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, और अगर किसी और ने कर दिया हो तो हम उसका समर्थन भी कर सकते हैं। तो माने तीनों लेवल पर आपकी हिंसा ही मानी जाएगी। ये क्या है? एक तरह से वितर्क है हिंसा आदि सारे के सारे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था। एक्चुअल प्रश्न जो भी होगा आप लोगों को पता होगा। तो इसका उत्तर अगर वितर्क हो सकता है अगर इस लैंग्वेज में ये प्रश्न पूछा गया है तो। अविरति का उपाय की बात की जाए, अविरति होता क्या है पहले इसको खोलना पड़ेगा। अवैराग्य, अवैराग्य मतलब आपको वैराग्य नहीं हो, वैराग्य नहीं हुआ, अवैराग्य का संबंध आप कह सकते हैं संसार में आसक्ति, संसार में आसक्ति, संसार के विषय चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें विषय चाहिए, विषयों में भोग की लालसा है, विषय भोग की लालसा। अगर इसको हम खोल ले तो विषय भोग की लालसा बनी हुई है, अविरति का मतलब ये है। और ये एक तरह से क्या माना गया? चित्त के विक्षेप पैदा करेगा, ये परेशानी पैदा करेगा, हमें योग से भटका देगा। तो इसलिए वैराग्य लाना है। तो क्या करें? विषयों का भोग जो चल रहा है उसको समाप्त करो। सर कैसे कर सकते हैं? यम नियम आसन में भी पॉसिबल है, बट बेस्ट प्रश्न क्या होता है? प्रत्याहार। इससे हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों को बाहर जाने से रोकते हैं विषयों की तरफ। तो प्रत्याहार इसका राइट आंसर होना था। अविरति का उपाय माने अविरति है, संसार में उलझे हुए हैं तो प्रत्याहार करो, तो संसार से धीरे धीरे शायद छूट जाए आप इंद्रियों को नियंत्रित करके। नेक्स्ट है डॉक्टर सरिता पुलिस्ट मैम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। हमेशा ही वो कहते थे कि साधन पंचक बताएं क्या है। साधन पंचक को अपने उन्होंने जीवन में अपनाया और हमें भी अपनाने के लिए वो हमेशा कहते हैं कि साधन पंचक जरूर अपनाएं आप।
तो वो हमेशा ही बात करते, तो वहीं से प्रश्न आ गया इस बार एग्जामिनर ने शायद उनसे बात करके प्रश्न बनाया है, ऐसा लगता है। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषाम, तो ये प्रश्न ये था कि साधन पंचक में बताओ क्या है और क्या नहीं है, ये सूत्र था एज इट इज। इनको साधन पंचक बोलते हैं हम, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक। तो पांचों के पांचों एज इट इज प्रश्न आ गए सर अपने। तो इसमें से जो भी आपके ऑप्शन चूज करने थे तो वो आपने चूज करने थे, कूट दिए गए थे प्रश्न में। फिर कहा था पुरुष ज्ञान होने पर क्या हो जाता है, हमेशा ये डिस्कस किया था हमने कि पुरुष ज्ञान होता कैसे है। कहते सत्व और पुरुष की एकता रहेगी तो वो भोग है, और अलग अलग हो गए, संयम कर लिया स्वार्थ पर, संयम स्वार्थ संयम किया तो पुरुष ज्ञान हुआ। और जैसे ही पुरुष का ज्ञान हुआ, स्वयं को अपना ज्ञान हुआ, तो वैसे ही क्या होगा, कहते प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वात्ता जायंते, ये कहते उत्पत्ति होती है। तो यहां से आपका तीसरे अध्याय का 36 के जो कूट दिए गए थे पुरुष ज्ञान से, कहते क्या होगा, नीचे वाला आपसे सूत्रों में कुछ ऑप्शन दे दिए थे, उनको कूट के रूप में निकालना था। तो ये प्रातिभ श्रावण वेदना जो भी उत्तर थे ये आपका होना था। इसके बाद में कहा कि योग सूत्र में नियमों को क्रमानुसार रखें। तो एग्जामिनर ने नियम हम मानते हैं सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, परंतु एग्जामिनर ने प्रश्न देकर के ऑप्शन अलग बदल दिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जामिनर जब प्रश्न बनाता है तो आप ये मत सोचिए कि मैंने ये पढ़ा हुआ और यही उत्तर होगा। एग्जामिनर जो प्रश्न बनाता है उसके ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन में भी कूट दिए हैं, तो कूट किस हिसाब से अरेंज किए, तो उसकी दिशा दशा को देखते हुए हमारा उत्तर बनता है, ना कि हमने जो पढ़ रखा है उससे उत्तर बनता है। एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है उससे। तो एग्जामिनर ने नियमों को क्रमानुसार रखा, हमारे दिमाग में सोच संतोष होता है हमेशा ही, परंतु उन्होंने इनके लाभ दे दिए। जैसे सोमनस्य एक वर्ड दिया हुआ था, अनुत्तम सुख लाभ, काय इंद्रिय सिद्धि, इष्ट देवता संप्रयोग, ईश्वर प्रणिधान। तो बच्चों ने सोचा कि ये तो गलत है, कुछ बच्चों ने कहा जी प्रश्न गलत आ रखा है, ऐसे बच्चों ने कहा, बट वो प्रश्न बिल्कुल सही है। उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे रिजल्ट जो था किसका कैसे कैसे आएगा उसको सीक्वेंस रख दो। जैसे ये पहला जो रिजल्ट है शोच का है, दूसरा संतोष का है, तीसरा तप का है, चौथा स्वाध्याय का है, और फिर पांचवा जो हम ईश्वर प्रणिधान करते हैं समाधि सिद्धि होती है उसका था। तो इनको अरेंज करना था इस प्रकार से। तो आपको जो सोच संतोष आदि इनको इनडायरेक्टली आपसे अरेंज करने के लिए पूछा गया था। माने जो प्रश्न है नियम को, जो रिजल्ट है नियम से जुड़ी हुई जो बातें उनको अरेंज करना था। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होना था। गेरेंट संहिता में ध्यान के 3 प्रकार है, बताओ कौन कौन से। 3-4 ऑप्शन दिए थे आपको, हमें पता है सर। एक स्थूल ध्यान होता है, एक ज्योति ध्यान होता है, एक सूक्ष्म ध्यान होता है, और दा बेस्ट हमेशा ही सूक्ष्म ध्यान को मानते होते हैं, ठीक है। तो ये 3 ध्यान थे, आपको जैसा भी ऑप्शन ऊपर नीचे करके दिया था तो कूट चयन करने थे, तीनों के तीनों राइट होते आपके। फिर न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण, आपको बहुत अच्छे से सारे दर्शन पढ़ाए थे। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है जिसको सब मानते हैं, दूसरा अनुमान होता है, इसको भी मोस्टली मान ही लेते हैं, तीसरा उपमान बताया था आपको, और शब्द। ये 4 सर, ये 4 प्रमाण थे, सीक्वेंस में मैंने ऐसे अरेंज किया था। तो इनको जो है अर्थापत्ति अनुपलब्धि और एक एति है भी शायद ऑप्शन में था, वो आपके नहीं होने थे, बाकी उपमान शब्द होना था, क्योंकि ये तो बाद में मीमांसा आदि दर्शन मान लेंगे। तो ये ए और बी जहां भी आपके ऑप्शन रहेंगे उपमान शब्द, ये आपके राइट आंसर रहे होंगे। जो भी आपका प्रश्न का तरीका था उत्तर देने का, उस तरीके से कूट चयन करके आपको उत्तर देना था। आगे फिर 10 विघ्न बताए थे, कहते योग कुंडली में 10 विघ्न हैं, उनको दूसरे से छठे तक सीक्वेंस करो। सेम ऐसा प्रश्न पूछा था, तो मैंने केवल दूसरे से छठे तक ही आपको उत्तर दिया है। तो दूसरा संशय होता है, साधना में संशय, तीसरा प्रमाद होता है, चतुर्थ आलस्य, पांचवा निद्रा होती है, और छठा जो है विरति। विरति मतलब कि आप साधना से विरक्त हो गए, साधना नहीं करनी, बाकी कुछ भी करवा दो, कि जी कुछ काम क्यों नहीं करते, कि जी मैं योगी हूं, मुझे कर्म योग करना है, निष्काम भावना से कर्म कर रहा हूं, मुझे कोई कमाई नहीं करनी, इस तरीके की भावना आ गई, उल्टी सीधे विचारधारा पढ़ ली कहीं पर। तो कहते हैं हम कमाई नहीं करेंगे, हम जो है लालन पालन नहीं करेंगे, हम कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे, क्योंकि योग में कहा है कि कमाई धन नहीं कमाना चाहिए, उल्टी सीधी चीज समझ लेते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं कहा, तो मैंने विरक्ति कर लेते हैं आप साधना से, वो गलत बात है। तो षष्ठ ये सीक्वेंस अरेंज करनी थी आपको। कल को प्रश्न पूछ लेंगे कि बताओ कितने विघ्न है, 10 विघ्न है, यहां से प्रश्न से उत्तर बना देगा एग्जामिनर। तो हमेशा ही एग्जामिनर PYQs को लेकर के आता है, उसी से प्रश्न बनाता है। बताओ भी गेरेंट संहिता में वर्णित आसन जो हठ प्रदीपिका में नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। तो अब आपको ऐसे प्रश्नों को रटना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, 32 आसन कंठस्थ करेंगे, फिर इसके हठ प्रदीपिका के 15 आसन है वो रटेंगे, 84 आसन उसके जो हमारे हठ रत्नावली है उसके अलग अलग रटेंगे। रटने का नहीं होता, ये स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है। हठ प्रदीपिका में कौन कौन से आसन है हमें पता है, गोमुख आसन तो है ही है, बिल्कुल है। गुप्तासन किसको कहते हैं, हठ प्रदीपिका वाले सिद्धासन को कहते हैं। तो इसलिए गुप्तासन अलग से डिस्कशन नहीं है, गेरेंट संहिता में गुप्तासन अलग है, सिद्धासन अलग है। तो ये गेरेंट संहिता में आसन है, परंतु हठ प्रदीपिका में नहीं है। तो गुप्तासन जो है गेरेंट संहिता में है गुप्तासन। और इसमें यहां पर यह भी कहा कि ऐसे आसन बताना हमें कि जो गेरेंट संहिता में तो हो, हठ प्रदीपिका में न हो।
तो हठ प्रदीपिका में कौन सा नहीं था? एक तो मत्स्यासन भी नहीं है, एक गुप्तासन भी नहीं है और एक उत्कटासन। ये तीनों की तीनों जो है आसन नहीं है। बाकी ये गोमुखासन और वीरासन ये तो हठ प्रदीपिका मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से कूट चयन करना था आपको। तो ये जो तीनों पहले वाले जो थे ये गेरंड संहिता में तो है, गेरंड में है, परंतु हठ प्रदीपिका में नहीं है। अब बच्चे कहेंगे सर गुप्तासन सिद्धासन को क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको आसन को एज इट इज ना डिफाइन किया जाए, 15 आसनों की सीक्वेंस करवाते थे तब ना डिफाइन करे तो वो आसन नहीं माना जाएगा। माने गुप्तासन हम नहीं कहेंगे कि हठ प्रदीपिका में है। हठ प्रदीपिका में सिद्धासन का प्रायवाची अर्थ जो है गुप्तासन है, न कि गुप्तासन अलग से है। गेरंड संहिता में सिद्धासन अलग से है, गुप्तासन अलग से वर्णन किया गया है, अलग अलग बताए गए हैं दोनों के दोनों। तो गेरंड संहिता में तो है, वो हठ प्रदीपिका में नहीं है। इस प्रकार से बात की गई थी। गौमुख वीरासन गेरंड में भी है और हठ प्रदीपिका में भी है, परंतु ये हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि हठ प्रदीपिका में नहीं वाले पूछे गए हैं हमसे। आगे बात करें हम योग तत्व उपनिषद में घटावस्था में पहुंचने पर अभ्यास कितना कम कर देना चाहिए? तो कितना कम करेंगे? सर कहते चौथा हिस्सा 1/4 जो है लगभग इतना कम कर दो। घटावस्था में आगे तो कम कर दो, आपको पूरा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा चतुर्थांश रखो सर। आगे कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषतम स्था, कहते 100 वर्ष तक जीना है काम करते हुए, है ना, और बिना कर्मों में लिप्त हुए। अब इसका अर्थ भी जान लें क्योंकि एग्जामिनर नेक्स्ट प्रश्न इसी से बनाएगा, या तो इसी बार बना देगा जून में या दिसंबर में या उससे अगली बार। और आपको तब तक एग्जाम देना जब तक आप क्रैक नहीं कर जाते। और हर बार एग्जाम दीजिए सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, हर बार एग्जाम दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, एग्जाम से डर जाते हैं कि हे भगवान मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरी अच्छी तैयारी नहीं है। अरे भैया क्या करोगे फिर जीवन में? अगर एग्जाम जैसी छोटी सी चीज से डर रहे हो आप, और एमए के स्टूडेंट होकर, वो भी योग के स्टूडेंट होकर के डर रहे हैं आप एग्जाम देने से, तो फिर लानत है ऐसे जीवन पर। जो एग्जाम से डर रहा है बच्चा एग्जाम देने से, वो जीवन में क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं करेगा। इस तरीके से एक तो अपना एग्जाम जो नए देने का जो डर बन जाता है ना सभी बच्चों में कि हम देंगे नहीं, हमें ये काम है, फलाना काम है, ऐसे ऐसे बच्चे बहुत सारे कॉन्टेक्ट करते हैं सर ये काम हो गया मेरा, ये हो गया। तो ये सब बहाने होते हैं कि एग्जाम की आपने अगर तैयारी नहीं भी की तो भी एग्जाम के लिए तो एक दिन निकाल करके ही रखिए, हर हाल में देना ही देना है सर, किसी भी परिस्थिति में। तो इसका उत्तर ईशावास्य उपनिषद होना था, दूसरे जो ये सूत्र था दूसरे नंबर पर। आगे बात करें श्वेतश्वतर उपनिषद में सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण पूछे थे हमेशा। सर पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न अलग अलग तरीके से, यहीं से आता है हमेशा। लघुत्तम आरोग्यम एलोलुप्तम, तो इनको लोलुप्त दिया गया था, ये तो हो ही नहीं सकता। एलोलुप्तम होता है, लोलुप होता ही नहीं, लालच। तो वर्ण प्रसाद, ये 3 आपको चयन करने थे, इजीली आपके उत्तर आ जाते इसमें। जो भी आपका कूट जिस तरीके से चयन करना था उनके आ जाते उत्तर आपके। तो आगे पूछा गया था योग चूड़ामणि में कौन सी नाड़ी 10 नाड़ियों में नहीं है? तो 10 नाड़ियों में आपको चाहे योग चूड़ामणि नहीं पढ़ा, और नाड़ियां तो पता है आपको 14 है, कहीं 10 है, उनके नाम है। तो कहीं भी पद्मनी, चक्रिणी और हस्तिनी, हस्तिनी तो आ जाती है, हस्तिजीवा के रूप में आ जाती है, हस्तिनी का बोल देते हैं, बट चक्रिणी, पद्मनी और हस्तिनी ऐसे रूप में कभी भी शब्द नहीं आते। पद्मनी चक्रिणी तो कहीं है ही नहीं नाड़ी के रूप में, नाड़ी के रूप में नहीं है। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होता, और यही मतलब इस प्रश्न में नहीं के रूप में पूछा था, और यही राइट आंसर होना था आपका। राइट आंसर इसी को बोला जाना था, पद्मनी, चक्रिणी और हस्तिनी, ये राइट आंसर होना था। वशिष्ठ संहिता में नियम कौन से, इनको चयन करना था। तो लगभग हर ग्रंथ में सर यम और नियम की संख्या बराबर है, 10-10 ही है। योग सूत्र में 5-5 है, और नियम और यम सेम ही होते हैं हर जगह पर। और इनमें जो है सीक्वेंस आगे पीछे होती है, तो सीक्वेंस को जरूर रखना था आपको, परंतु आपको करवाया था, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। जिन बच्चों ने सिस्टमेटिक स्टडी की थी उन सभी बच्चों ने मुझे प्रश्न को, पेपर को बताया कि सर बहुत ईजी था। यूट्यूब पर जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था आप लोगों ने, तो उन बच्चों को कमेंट आ रहे हैं कि सर प्रश्न बहुत टिपिकल आ रहा है, डिफिकल्ट आया। तो ऐसे बच्चे जो तैयारी हल्के फुल्के में करते हैं तो उनके लिए टिपिकल रहेगा बिल्कुल। जिन्होंने बहुत सिस्टमेटिक रूप से तैयारी की थी वो ये सोच रहे हैं कि सर क्या एग्जामिनर ने जो है एक एक चीज वही पीवाईक्यू से प्रश्न बना दिया क्या? कहने का मतलब सारे के सारा कॉन्सेप्ट जो है पीवाईक्यू से ही आ रहा है उठ करके। तो आपको पीवाईक्यूज मजबूत करने हैं, और पीवाईक्यूज मजबूत करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट मॉक टेस्ट करेंगे, डायरेक्ट पीवाईक्यूज करेंगे कि पीवाईक्यूज बोल दिया तो इसलिए पीवाईक्यूज ही करो, कुछ और करो ही ना। पीवाईक्यूज करने का अर्थ भी, तात्पर्य भी तभी होता है सिद्ध जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सिस्टमेटिक आपने पढ़ा हो सब्जेक्ट को। अगर पढ़ा ही नहीं है तो पीवाईक्यूज करते रहो, मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, बस इतनी सी फीलिंग करते रहना अपने आप के साथ में। तो पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी सिस्टमेटिक। आप अपने आप का समय मत बर्बाद कीजिए, सिस्टमेटिक पढ़िए। हम आपको सिस्टमेटिक तैयारी करवाते हैं, एक्यूरेटिव का ऐप डाउनलोड कीजिए। आपकी जो फीस है, इमेजिन कर लीजिए कि हमने 1 साल की कॉलेज की जो फीस थी वो थोड़ी सी ज्यादा दे दी, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, बट सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए, अपने आप का समय मत बर्बाद करें। तो वशिष्ठ संहिता में नियम कितने हैं? 10 हैं, कल को पूछ लेंगे संख्या, तो कौन कौन से हैं। तो क्या इसमें से जो ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से याद किया तो उन्होंने एज इट इज प्रश्न मुझे दे दिया कि सर ऐसे ही था, मैं श्योर हूं
तो उन्होंने जो है प्रश्न दिया, तो इसमें नियम पूछे थे अपने से। तो यहाँ पर सोच संतोष हम मानते कि जो हमारा योग सूत्र है उसमें नियम है, परंतु यहाँ पर सोच जो है नियम में नहीं रखा गया है, आस्तिकता रखा गया है, दान रखा गया है, ईश्वर पूजन। तो बी, सी और ई ये तीन आपके राइट आंसर होने थे। बी, सी, ई ये तीनों राइट आंसर होने थे। इसमें अहिंसा को भी इन्होंने यम में रखा है। तो आपके राइट आंसर इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर मैंने नियम 10 के 10 लिख दिए हैं। आगे अब्राहम मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई थी। डॉक्टर सुमन कांता मैम हमेशा ही कहते थे कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि आएगा, प्रश्न आएगा, और यही आ गया हमेशा ही, और यही हमने सबसे ज्यादा किया था क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी। तो नीड कहते आवश्यकता क्या होती है, हर व्यक्ति की आवश्यकता बदलती रहती है। आप 10वीं क्लास में थे तो आपकी आवश्यकताएं कुछ अलग थी, आप बीए में आए तो नीड बदली, आप एमए कर रहे थे तो नीड अलग थी, आप जब एमए कर चुके हैं तब आपकी नीड अलग है, नेट हो गया तो नीड अलग होगी। ऐसी कहते नीड्स बदलती रहती है। तो जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो कहते वो रोटी चाहते हैं पहले, फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है, बायोलॉजिकल नीड, फूड आदि चाहते होते हैं। ये मिल गई तो वो घर चाहते हैं पक्का, सेफ्टी नीड चाहते हैं, सिक्योरिटी। ये मिल गया तो सर कहते वो बीवी बच्चे अपने भाई बंधु उनके साथ रहना चाहते हैं, अपने बच्चे पैदा करना चाहते, संतान उत्पत्ति, अपने मित्र आदि बनाना चाहते हैं। उसके बाद में फिर वो एस्टीम नीड कि अब मेरा सम्मान भी होना चाहिए घर में, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई भी कुछ किसी भी तरीके से बात करे, समाज में मेरा इज्जत भी होनी चाहिए। उसके बाद में फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब एक तरह से मोक्ष आदि की बात करेंगे, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट करना था। तो ये नीचे से लेकर के ऊपर तक अरेंजमेंट करना था, माने आप जो है नीचे से शुरू हुए, बेसिक नीड्स पूरी होगी तभी आपकी फाइनल जो लास्ट अचीवमेंट है उसको प्राप्त कर पाएंगे आप। यह आत्मा बलहीन द्वारा लभ्य नहीं है, हिंदी में दे दिया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, इस प्रकार से करके बात आती है कठोपनिषद में। परंतु ये बलहीन वाली बात है, ये केवल और केवल मुंडक बात करता है कि बलहीन को नहीं मिलेगी आत्मा। तो मुंडक आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये प्रश्न गलत है, कठोपनिषद अभी है या मुंडक है। तो कठ में ये बात नहीं की गई, कठोपनिषद में प्रवचन आदि, मेधा आदि से बुद्धि नहीं मिलती, ऐसी बात थी। मुंडक में भी वो सेम बातें करके एक एक्स्ट्रा बात जोड़ दी कि बलहीन को ये आत्मा नहीं मिलती है, मुंडक ने ये कह दिया साथ में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया इसमें, या जो भी आपका एक्चुअल एग्जाम में रहा होगा, सूत्र संख्या भी मैंने आपको श्लोक संख्या दे दी है यहाँ पर। इसके बाद में मुंडक उपनिषद के अनुसार सही क्या है, तो मुंडक उपनिषद के अनुसार आपको मुंडक कहें या ध्यान बिंदु कहें कल को, तो वहां पर तीन चीजें मैं बताता था आपको हमेशा ही। तो प्रणव जो है उसको कहते हैं धनुष मानो, धनुष क्योंकि प्रणव धनुष की तरह दिखता है, ऐसे होता है धनुष बाण की तरह। और इस पर कहते हैं आत्मा रूपी, कहते बाण चढ़ा लो। आत्मा जो है, आत्मा उसको बाण बोला गया था। बाण बोले तो जिसको हम शर बोलते हैं, तीर बोलते हैं जिसको, वो बोला गया था। और नीचे कहते लक्ष्य कौन है, कहते ब्रह्म, कहते उसमें मिला देना है आत्मा को, लक्ष्य उसमें हम मिल जाए। कहते इस प्रकार से सीक्वेंस अरेंज करनी थी आपको। प्रणव धनु कहा गया था, धनु मतलब धनुष। तो ऑप्शन नंबर बी होना था, ये राइट आंसर होना था। थोड़ा सा तरीके से लिख दिया आपको, ये नहीं हिंदी में नहीं लिखा, तरीके से। तो आपको अब पढ़ने के साथ साथ में अपनी बुद्धि को डेवलप करना है, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप योगिक प्रैक्टिसेस जीवन में अपनाएं, नहीं तो आप रट्टू तोते के अलावा और कुछ भी नहीं बनने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिसेस जरूर करें ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो, आपको समझ में आए कि चीजें किस प्रकार से राइट होती हैं या रॉन्ग होती हैं, समझ में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होता है प्रणवो धनु, माने प्रणव धनुष कहा गया है। हमने लगभग 62 क्वेश्चन कर लिए हैं। पार्ट 1 में 32 और पार्ट 2 में भी 32 कर लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन और भी बाकी हैं, बच्चे भेज रहे हैं क्वेश्चन, परंतु वो स्पष्ट न होने के कारण मैं उन पर डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूं। तो जिस बच्चे को स्पष्ट रूप से याद है, क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में कि ऐसा ही क्वेश्चन था, तो वो प्लीज मुझे भेज देवें ताकि हम उस पर चर्चा कर लें और अच्छे से उसको डिस्कशन कर सके। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 1 मार्च 2023 से हम जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, बैच स्टार्ट होने वाला न्यू, और उसमें लगभग सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। आप ये ना सोचे कि हम जून वाले एग्जाम तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, टाइम लगेगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। इसके लिए हमने पूरा कोर्स ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है, पूरी रिकॉर्डिंग्स, स्पेशल रिकॉर्डिंग्स, पूरी कंप्लीट क्विजेस, PYQs, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जो आप कभी भी कहीं भी रहते हुए पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं अपने आप। तो आप अपनी स्टडी तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम के लिए या दिसंबर एग्जाम के लिए, तो अभी से हमारे साथ जुड़े। पेपर 1 और पेपर 2 हम कंप्लीट कोर्स करवाते हैं। अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं 25 फरवरी 2023 से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है ईच एंड एवरी कोर्स में। उसके बाद में आपको नॉर्मल 6 मंथ और 12 मंथ के जो चार्जेस है उसी के रूप में आपको परचेज करना होगा। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, थैंक यू।